में कमेटी बनाई, उसका अंतरिम रिपोर्ट आया है, उसका अध्ययन हो रहा है, फाइनल रिपोर्ट उनका आने वाला है। लेकिन हम बदलाव के लिए तैयारी करें, और मुझे लगता है कि एक विषय बैंकिंग सिस्टम, अगर आप कुछ भी कहते हैं तो फिर मैं कहता हूं वो रिपोर्ट कार्ड है, पुरानी कार्यकाल का वो रिपोर्ट कार्ड है। इस सरकार ने आकर के सबसे पहले तो एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की रचना की 6, ताकि बैंकों में जो डेट, इस सरकार ने इनिशिएटिव लिया, बैंकों में जो अपॉइंटमेंट होती थी उसके लिए कोई नियम नहीं थे, ऐसे ही चल रहा था, घिसी-पिटी व्यवस्था थी। इस सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वही रिक्रूटमेंट करती है, उसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर वगैरह। बैंकिंग व्यवस्था को प्रोफेशनलिज्म लाने का हमने प्रयास किया है। बैंक और फाइनेंस जगत, बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक वर्ल्ड, इनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 दिन की गई। हमारे देश की बैंकिंग को ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड में कैसे लाया जाए, विस्तार से उन्होंने आत्ममंथन किया, चिंतन किया, अपनी कमियों को भी समझा, ठीक करने का प्रयास किया। रिजर्व बैंक की गरिमा, मैं समझता हूं कि मुझ पे हमला हो, हमारी पार्टी पे हमला हो, सरकार पे हमला हो, बहुत स्वाभाविक है, वो चलता रहेगा अपना। लेकिन रिजर्व बैंक को घसीटने का कोई कारण नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर को घसीटने का कोई कारण नहीं। हमने ऐसी इंस्टीट्यूशंस की मान मर्यादाओं का पालन करने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए। और इसके पहले गवर्नर थे, तब भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, मैंने उसका भी विरोध किया था कि शोभा नहीं देता। ऐसी चीजों को विवादों से परे रखना चाहिए। बाकी सरकार की व्यवस्थाएं हैं, वो चलती रहेगी, उसको हमने करना चाहिए। अर्थव्यवस्था चलाने में रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी की दिशा में हम लोगों का पॉजिटिव सक्रिय योगदान होना चाहिए। लेकिन जो लोग रिजर्व बैंक की गरिमा और इस सरकार को जब आरोप लगाते हैं, तो मैं जरा उनको आज कहना चाहता हूं, और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सुब्बाराव, उन्होंने एक किताब लिखी है, हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, और उस किताब में उन्होंने लिखा है 2008 में तत्कालीन वित्त सचिव के तहत एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट कमेटी को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय से मैं नाराज और परेशान था। चिदंबरम ने स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के विषय के क्षेत्र में ओवरस्टेप किया था। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पूरी तरह से रिजर्व बैंक का फंक्शन है। न केवल उन्होंने इस विषय पर मुझसे परामर्श भी नहीं किया, लेकिन अधिसूचना जारी करने के बारे में मुझे बताया तक नहीं था। मुझे क्या पता था कि यह निर्णय मेरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हम दोनों के बीच असहज संबंध के लिए टोन सेट करेगा। रिजर्व बैंक के एज गवर्नर ने पुरानी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और किताब में छापा है, और अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि आज हमें ये उपदेश देते हैं, जरा वे भी अपने को आपको जरा गरिमाण में देखें। और मैं मानूंगा कि हम राजनीति से इसको परे रखें, इस इंस्टीट्यूशन का गौरव करने की दिशा में प्रयत्न करिए। और हमने क्या किया है, आरबीआई की ताकत बढ़े, उसके निर्णय इस सरकार ने आकर के किए हैं। हमने आरबीआई एक्ट संशोधन करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की। ये कई वर्षों से उसकी चर्चा चल रही थी, कोई नहीं कर रहा था, हमने की। इस समिति को मॉनेटरी पॉलिसी संचालन की पूरी स्वायत्ता दी गई। इस समिति के प्रमुख आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के 2 अधिकारी के अलावा 3 विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। इस समिति में केंद्र सरकार का एक भी सदस्य नहीं रखा गया है। और इससे बड़ी स्वायत्ता, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी स्वायत्ता कोई कल्पना नहीं कर सकता है, इस सरकार ने आरबीआई को दी है। और उसके कारण आरबीआई की ताकत को बढ़ावा मिला है।
ये बात सही है, कई विषयों पर यहां चर्चाएं हुई हैं। कोई सरकार सोने के लिए तो आती नहीं है। पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने भी कुछ न कुछ करने का तो प्रयास किया होगा। हम ये तो नहीं कहते किसी ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं होगा। और मैं कहता, मैं लाल किले पर से बोला हूं, लाल किले पर से, और हिंदुस्तान के और किसी प्रधानमंत्री ने बोला नहीं है जो मैंने बोला। मैंने कहा है देश आजाद हुआ तब से जितनी सरकारें आई, जितने प्रधानमंत्री आए, जितने लोग काम किया, इस सबका योगदान है, तब देश आज यहां पहुंचा। हम ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है और तो नाम लेने से कतराते हैं, उनको पसंद नहीं आता है कि कोई और ने भी कुछ काम किया उसका उल्लेख तक करे, और इतिहास गवाह है। लेकिन ये बात सही है कि इस सरकार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर बहुत काम किया। छोटे छोटे निर्णय लगेंगे, लेकिन निर्णय ने सामान्य मानव की ताकत को बहुत बढ़ावा दिया है। हमने एफिडेविट की प्रथा दी, एमपी के घर, एमएलए के घर, कॉर्पोरेटर के घर लोग आकर के सुबह खड़े हो जाते हप्पा मरवाने के लिए, क्यों लग जाती थी, और वो न देखता था कुछ नहीं, एक प्यून बैठता था या कोई साथी कार्यकर्ता बैठता था, वो थप्पे मार देता था। हमने उस सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेशन की व्यवस्था कर दी, और उसके कारण वो संकट में से भी सामान्य मार, क्योंकि आज फाइनल जब उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाएगा। जेरोक्स का जमाना है, इस सब करने की क्या जरूरत है। नॉन गैजेटेड में हमने इंटरव्यू खत्म कर दिए, टेक्नोलॉजी के द्वारा तय होगा कि जो अपने उसके मेरिट होंगे, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। उसके कारण करप्शन गया है। 1100 से अधिक कानून को खत्म किया, इसी 2 सदनों ने खत्म किया। सीनियर पोस्ट पर नियुक्ति, कई अखबारों ने आर्टिकल लिखे हैं, पहली बार मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट हो रही है। पुराने प्रक्रिया सारी मेरा तेरा सब चला गया है, और इस पर कई न्यूट्रल अखबारों ने बहुत अच्छे आर्टिकल भी लिखे हैं। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा लीकेजेस को रोका गया है। पहले कंपनी रजिस्टर करनी होती तो 24 घंटे, 7-7, 15-15 दिन, 2-2 महीने लगते थे। आज 24 घंटे में कंपनी रजिस्टर हो सकती है, ये व्यवस्था की। पहले पासपोर्ट पाने में महीने लग जाते थे, आज पासपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर देने की व्यवस्था की है। और अब पोस्टल में जो हेड ऑफिस है उसको भी पासपोर्ट ऑफिस में कन्वर्ट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका भी लाभ सामान्य मानवी को मिलने वाला है, और उस दिशा में हमारा प्रयास है। हम ये भी जानते हैं कोयले की नीलामी कितना बड़ा विषय था, आसानी से सरकार ने उसको लागू कर दिया, पारदर्शिता को लाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है जिसकी अभी चर्चा काफी हुई नहीं है, लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूं। सरकार का जो खरीद करने की परंपरा होती है उसमें हम लोगों ने जेम, GEM और मुद्रा योजना में बैंक से पैसे दिए जाते हैं, विदाउट गारंटी दिए जाते हैं। पैसे लानों में 70% महिलाएं हैं, यानी एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे देश की महिलाएं इसके साथ जुड़ रही हैं। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम दक्षिण भारत में कुछ मात्रा में चलता था, लेकिन पूरे भारत में और ईस्टर्न इंडिया में उसको बढ़ावा देने की दिशा में भी हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए 6,000 रुपया प्रसूता में IMR, MMR के लिए इस बात को लागू करने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बहुत बड़ी मात्रा में उसको स्वीकृति मिली है, सामाजिक आंदोलन बना हुआ है। उस सुकन्या समृद्धि योजना, 1 करोड़ अकाउंट बच्चियों के नाम पर खुले हैं, और 11,000 करोड़ रुपया जिनको भविष्य के लिए एक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। महिला शक्ति केंद्र, 500 करोड़ की लागत से 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में इसकी स्थापना हुई है। मिशन इंद्रधनुष, बच्चे, टीकाकरण नहीं होता था, सरकार चलती थी, टीकाकरण के कार्यक्रम होते थे, 55 लाख बच्चे ऐसे ध्यान में आए कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। मिशन इंद्रधनुष के कारण उन बच्चों को खोजा गया, उनकी जिंदगी बचाने की दिशा में काम किया गया, और उनको ग्रामीण क्षेत्र में, यहां पर मैं हैरान था, स्वच्छता की मजाक उड़ाई जा रही थी। क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। हम में से कोई नहीं है जो गंदगी में रहना चाहता है,
और हम ये भी जानते हैं कि स्वच्छता ये बिहेवियर का इश्यू ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उसके साथ आता है। लेकिन अगर हम, और मैं कहूंगा हम राजनेता कभी कभी कम पड़ रहे हैं, मैं इस देश के मीडिया का अभिनंदन करना चाहता हूं कि स्वच्छता के आंदोलन उसने उठा लिया। आज सब मीडिया के द्वारा स्वच्छता के लिए इनाम दिए जा रहे हैं, फंक्शन किए जा रहे हैं स्वच्छता के संबंध में। आज हिंदुस्तान का, वरना सरकार के किसी भी कार्यक्रम में मीडिया नेगेटिव करे वो बहुत स्वाभाविक है। ये एक अपवाद कार्यक्रम ऐसा है कि जिसको सरकार से भी, राजनेताओं से भी 2 कदम आगे मीडिया के लोग गए हैं और स्वच्छता को एक आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास किया है। और मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस सदन के माध्यम से, क्योंकि ये, और यहां कोई खड़ा होकर कहता है टॉयलेट है, पानी नहीं है। महात्मा गांधी भी इस बात के लिए बड़े आग्रही थे। मुझे तो डर लगता है कभी आज महात्मा गांधी होते और स्वच्छता की बात करते और हम लोग यही भाषा बोलते क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या समाज में बदलाव लाने के लिए कोई सकारात्मक कोई चीज कर ही नहीं सकते? हर चीज में हम विरोध करेंगे। और इसलिए हमारे लिए, और मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटेशन कवरेज जो पहले 42% था, इस आंदोलन के बाद वो 60% पहुंचा है। और हम जब ये बात करते हैं टॉयलेट की, आप कल्पना कर सकते हैं गांव की महिलाओं के, शहर में भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है महिलाएं, कितनी पीड़ा होती है। अंधेरा नहीं होता तब तक वो शौचालय नहीं जा सकती। ये दर्द होना चाहिए। ये तू मैमे का विषय नहीं है, लेकिन जब मजाक उड़ाते हैं कोई, बहुत पीड़ा होती है। ये मजाक का विषय नहीं हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन 181 24 घंटे इमरजेंसी सेवा को शुरू किया गया है। 18 स्टेट्स एंड यूटीज इन्होंने इस महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। महिलाओं की पुलिस में भर्ती 33%, और कुछ राज्यों ने भी स्वीकार किया है, यूटी के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है। और एक हरियाणा ने एक नया प्रयोग किया है जिसको हिंदुस्तान में और लोग करें, मैंने प्रेजेंटेशन किया है सबके सामने, और उन्होंने महिला पुलिस वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क खड़ा किया है जो इस प्रकार से लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। एक नई स्कीम उन्होंने शुरू की है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, एक पैनिक बटन के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। किसानों का सशक्तिकरण, इस सरकार ने अनेक कार्यक्रम उठाए हैं जिसके कारण, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हमें पसंद आया ना, लेकिन किसान को सुरक्षा देनी है तो हमें उसको उसकी इनकम के एश्योरेंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे यहां इरिगेशन की सुविधा बहुत कम है, प्राकृतिक संसाधनों पर ही वो डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में अगर बो नहीं सकता है तो भी, और कटाई के बाद भी अगर बर्बाद होता है तो भी अगर इंश्योरेंस मिलता है, और मुझे खुशी है कि कुछ प्रोग्रेसिव राज्यों ने 40-40, 50-50% किसानों का उन्होंने इंश्योरेंस का काम किया है। और सरकार ने भी करीब करीब किसानों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इस फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है। पहले की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत पीछे हैं। ये चिंता का विषय है, इसको आगे बढ़ाना है। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी बाद में करते हैं सर जी, एक बार हो जाए, आपको तो मैं जिंदगी भर सुनूंगा, बैठिए। नई फर्टिलाइजर पॉलिसी, यूरिया का उत्पादन, देखिए नीम कोटिंग के कारण 2 महत्वपूर्ण लाभ हुए। एक तो जमीन को तो फायदा हो ही रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन पहले किसान के नाम से सब्सिडी कटती थी, बिल किसान के नाम से फटता था, लेकिन वो केमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में चला जाता था। जो सिंथेटिक मिल्क बनाते थे वो भी यूरिया का उपयोग करते थे। 100% नीम कोटिंग करने के कारण जमीन के सिवा उसका कहीं उपयोग संभव ही नहीं रहा है, चोरी गई है। यूरिया की खपत की कोई आज न यूरिया का ब्लैक मनी हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है ऐसा किसी चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी नहीं आती है, यूरिया के लिए कतार नहीं लगती है, यूरिया के लिए किसी को परेशानी नहीं हो रही। छोटे से परिवर्तन भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे देश में दाल का उत्पादन, पल्सिस,
इस सरकार ने उसको प्रमोट करने की दिशा में प्रयास किया।